लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, बच्चों नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। आइए आज से हम स्टार्ट करने वाले हमारे स्टैटिस्टिक्स के एक बहुत ही बेहतरीन और फंडामेंटल चैप्टर के साथ। मैं इसको फंडामेंटल क्यों बोलता हूँ जानते हो? कि इस चैप्टर का बेस, इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग आपको आने वाले कई चैप्टर्स में हर लेवल पर लगेगी, राइट? चाहे आप फाउंडेशन में हो, चाहे आप इंटरमीडिएट में हो, चाहे आप फाइनल में हो, इस चैप्टर में जो हम बेसिक्स पढ़ेंगे, इस चैप्टर के जो हमारे फंडामेंटल्स रहेंगे, ये आपको कहीं ना कहीं बच्चों हर लेवल पे काम आने वाले। एंड हेंस मेरे हिसाब से ये चैप्टर बहुत ही फंडामेंटल है हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। इनफ, लेट्स स्टार्ट विद व्हाट आई एम referring to, that is measures of central tendency. Okay, अब ध्यान से देखना, what do I understand by the word measures of central tendency and why is this so important? सी बच्चों, हर बार हमें सारे ऑब्जर्वेशंस को पढ़ना पॉसिबल नहीं है। हम सारे ऑब्जर्वेशन को मिलकर जो सेट बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन। क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन। हर बार सारे ऑब्जर्वेशंस को स्टडी करना पॉसिबल नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ता है? हमको इसका कोई तो एवरेज स्टडी करना पड़ता है, एक एवरेज निकालना पड़ता है जो हमको क्या देता है? एक तरह से एक सेंट्रल आइडिया दे देगा। क्या दे देगा? एक सेंट्रल आइडिया दे देगा इस पॉपुलेशन के बारे में, और हम इस एवरेज को ही इस पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव मानेंगे। हम एवरेज को ही इस पॉपुलेशन का एक प्रतीक मानेंगे, और बस एक इस सिंगल एवरेज को ही हम ऐसा सोचेंगे कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉपुलेशन में, वन सेकेंड, क्या जो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉपुलेशन में we would consider that the same characteristics shall be represented by the average as well, and hence if I analyze the average, I am sufficiently analyzing the population is what we can reach. Once again, क्या बोला मैंने? क्या था इस पूरे इसका? एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सिर्फ फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अब मैं जानता हूँ कि आप में से कई लोग मुझे यहाँ पे देख रहे हैं, राइट? सो मेनी ऑफ यू आर वॉचिंग मी थ्रू दिस वीडियो। अब इस वीडियो में जब आप मुझे देख रहे हो, वैरायटी ऑफ ऑडियंस है, राइट? हो सकता है आप में से 5% बच्चे इतने होशियार हो कि शायद आपको जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ उसकी बिल्कुल भी ज़रूरत ना हो, जेन्युइनली ज़रूरत ना हो सकता है 5% बच्चे ऐसे हो जिनको बिल्कुल भी पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं है, बस वो मैं कुछ भी कर दूँ, जान भी दे दूँ तो भी भाई भैया वो शायद ध्यान ना दे। लेकिन हो सकता है कि बाकी की जो 90% लोग हो वो कैसे हो कि हाँ, कि सर एक एवरेज हमारे पास एक एफर्ट लेने का हमारा टेंडेंसी है, आप बस थोड़ा सा बता दो तो सर हमारी पढ़ाई में थोड़ी हेल्प हो जाएगी। अब हो क्या रहा है, हर बच्चे की स्पीड अलग है, बट व्हाट एम आई डूइंग? मैं आप सारे पॉपुलेशन को पढ़ने का मेरे पास तो ऑप्शन है नहीं, तो मैं एक एवरेज समझ लेता हूँ कि एक बच्चे को समझने के लिए ऑन एन एवरेज स्पीड क्या होनी चाहिए ना। हो सकता है आप में से 5% लोगों के लिए मेरी स्पीड फास्ट हो, आप में से 5% लोगों के लिए स्पीड स्लो भी हो, बट 90% लोग इसमें कवर हो जाएंगे। व्हाट हैव आई डन? आई एम एक्चुअली मेकिंग यूज ऑफ एवरेज। वी मेक यूज ऑफ एवरेज नोइंगली, अननोइंगली, एट एवरी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम। Knowingly or unknowingly, we make use of average, and this chapter goes a step ahead by not only understanding the importance of average. हमारे चैप्टर का एम importance of average नहीं है, और वो तो हम जानते हैं कि बिना एवरेज को समझे हम एब्सोल्युटली रियल लाइफ में रेयरली कुछ कर सकते हैं। सो एवरेज का इंपॉर्टेंस हम सब जानते हैं, और आज नहीं बचपन से जानते हैं। हमारे ये चैप्टर से एक स्टेप आगे जाता है। इट्स नॉट अबाउट नोइंग द इंपॉर्टेंस ऑफ एवरेज, इट्स अबाउट मेजरिंग इट, मैथमेटिकली मेजरिंग इट, and hence the name measures of central tendency. इससे नाम क्या है कि मेरा नाम यहाँ पे आपको सेंट्रल टेंडेंसी क्या है ये बताना नहीं है। मेरा काम ये नहीं है कि मैं आपको बताऊँ कि व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अरे बिना एवरेज के तो कोई भी काम नहीं होगा, राइट? जब मान लेते कि एक कॉन्ट्रैक्टर कंस्ट्रक्शन करता है तो वो सोचता है कि ऑन एन एवरेज एक फ्लोर पे कितने लोग होंगे। वो क्या कर रहा है, कितने लोग होंगे, हर इंसान का वेट अलग है, पर वो क्या करता है, एक अडल्ट का मान लेते एक एवरेज वेट कंसिडर करता है और सोचता है कि एक टाइम पे अगर मान लेते इस फ्लोर पे 100 लोग होंगे, और रफली मान लेता हूँ कि एक का वेट 50 होगा, तो 50 × 100 मतलब एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इस फ्लोर पर 5000 kg 5 टन्स का वेट होने वाला है, और मुझे उस हिसाब से इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है। तो जब वो मॉल का कंस्ट्रक्शन करता है, जब मान लेते हैं वो इस क्लासरूम का कंस्ट्रक्शन कर रहा है, से फॉर एग्जाम्पल ये क्लासरूम है हमारा, इस क्लासरूम में वो जानता है कि यार 100 बच्चे होंगे, रफली एक का वेट 50 kg होगा, और 50 × 100 5000 kg 5 टन का वेट एक टाइम पे जब बैच यहाँ पे चलेगी इस फ्लोर पे आने वाला है, और उस तरह से वो फ्लोर की स्ट्रेंथ, उसका आरसीसी स्ट्रक्चर डिजाइन करता है। व्हाट इज ही डूइंग? अब क्या सच में उसको 100 बच्चों का एग्जैक्ट वेट पता था? नहीं, उसने देखा है कि अडल्ट का एक रफली एवरेज वेट निकाला जाए, बॉयज गर्ल्स का शायद 50 kg आ जाए। उस 50 kg को ही उसने मान लिया एज अ सेंट्रल टेंडेंसी कि 100 बच्चों का एक रिप्रेजेंटेटिव फिगर कौन है, वो 50 kg
और उसके हिसाब से उसने उस पूरे फ्लोर का कंस्ट्रक्शन कर दिया। एंड दैट्स हाउ प्रैक्टिकली वी अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज। विदाउट एवरेज रेयरली कोई चीज़ होगी। तो मेरा एम या हमारे इस चैप्टर का एम आपको सेंट्रल टेंडेंसी का इंपॉर्टेंस दिखाना नहीं है। जैसे नाम में लिखा है, हमें सेंट्रल टेंडेंसी को क्या करने वाले, मेजर। कम ऑन, हमें सेंट्रल टेंडेंसी को क्या करने वाले, मेजर। अब अनफॉर्चुनेटली बच्चों, इतने सालों मैंने देखा है कि जब भी मैं एवरेज की बात करूँ ना, तो लोगों को ना एक ही एवरेज सबसे ज़्यादा सामने आता है। एवरेज बोला ना तो लोगों को एक ही एवरेज सबसे ज़्यादा सामने आता है। मैंने कहा चलो बच्चों हम एवरेज पढ़ेंगे। तो मेनली मेजॉरिटी लोग एवरेज मतलब एक ही चीज़ समझते हैं और वो है अरिथमेटिक मीन। क्या समझते हो एवरेज मतलब? एवरेज मतलब उनको सिर्फ अरिथमेटिक मीन ही लगता है। इसलिए अब जो मैं ये बताने वाला हूँ ये बहुत फंडामेंटल है। ये लेक्चर जो मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत फंडामेंटल है, प्लीज ध्यान से सुनिए। एवरेज बच्चों एक्चुअली कैन बी क्लासिफाइड एज वैल्यू बेस्ड एवरेज। वो एवरेजेस जिसमें हम वैल्यू का एवरेज निकालते हैं, या एवरेज कैन ऑल्सो बी स्टडीड एज positional averages. Once again, average can be studied as value based averages or average can be studied as what? Come on, positional average. So इसका मतलब क्या? वैल्यू बेस्ड एवरेज में हमको हमारे सिलेबस में 3 पढ़ने हैं, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत बढ़िया सा चार्ट जो है मैंने बना के रखा है आपके लिए। इसमें सारी चीज़ें कवर है। अरिथमेटिक मीन बोलो, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, सब इस चार्ट में कवर है। चार्ट आपको मिल जाएगा राइट अपने ऐप के ऊपर, SGT एकेडमी ऐप। आप वहाँ पे आइएगा, आपको वहाँ पे वो चार्ट मिल जाएगा राइट। तो अभी आप इसको लिखने में ज़्यादा टाइम ना गलाए, आप तो सिर्फ कॉन्सेप्ट पे जनाब फोकस करिए। ओके चलिए, सब साथ है कि नहीं मेरे? हाँ या ना बोलो ना जरा, सब साथ हो? चलिए, एवरेज को आई कैन स्टडी एज वैल्यू बेस्ड एवरेजेस और आई कैन स्टडी दम एज पोजिशनल एवरेजेस। तो एवरेज को मैंने क्लासिफाई किया है, एवरेज कैन बी अ वैल्यू बेस्ड एवरेज और एवरेज कैन बी अ पोजिशनल एवरेज। वैल्यू बेस्ड एवरेज में क्या क्या है मेरे पास? मेरे पास है अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। और पोजिशनल एवरेज में मेरे पास है मीडियन एंड मोड। अच्छा सर, ये वो मीडियन है क्या हमने 9th में भी पढ़ा था? सर हमने तो उसको 10th में भी पढ़ा था। अच्छा सर, ये पोजिशनल एवरेज क्या रहता है? हमको तभी तो पता था सर, मीन, मीडियन, मोड हमको पहले भी था 9th-10th में, पर कभी समझ नहीं आता था। मीडियन का आंसर निकालते थे हम, मोड का आंसर निकालते थे, पर कभी सर मीडियन मतलब क्या? अगर मैं किसी से पूछूं कि मीडियन 12 है मतलब क्या, अगर मैं किसी को बोलूं मोड 16 है तो मतलब क्या, कुछ तो रहेगा सर, मतलब आई डोंट नो। हमको एक पता है सर, अरिथमेटिक मीन। ये एवरेज हमने कई बार देखा, इसका एप्लीकेशन हम हर बार देखते हैं, इसलिए सर ये हमको बिल्कुल पता है। बाकी जो आप बोल रहे हो मीडियन एंड मोड, ये कुछ से समझ में नहीं आ रहा। तो बच्चों हमें समझना है आज इन एवरेज को एकदम ही डिटेल में। तो चलिए देख लेते हैं अभी। ओके सो एवरेज में वैल्यू बेस्ड एंड पोजिशनल। लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। सबसे पहले ये वैल्यू बेस्ड एवरेजेस मतलब क्या? तो वैल्यू बेस्ड एवरेज मतलब क्या कि यहाँ पे जब हम एक एवरेज वैल्यू निकालने जाते हैं तो हम एक्चुअली वो एवरेज वैल्यू का लेते हैं। वैल्यू का मतलब समझ तो, जैसे अरिथमेटिक मीन समझिए। जैसे मान लेते हैं क्लासरूम में बच्चों का एवरेज वेट निकालना है, एक का वेट है मान लेते 40 kg, दूसरे का वेट है 60 kg, तो हम उसका एवरेज क्या निकालते हैं? 40 + 60 / 2। अब ये जो आंसर आया ये क्या है? ये 50 kg। क्या क्या आपने एक वैल्यू का एवरेज निकाला, वैल्यू बेस्ड, वैल्यू के हिसाब से आपने एवरेज निकाला। लेकिन बच्चों वही ये दो एवरेजेस जो है ना, ये बहुत स्पेशल है, इनको पोजिशनल एवरेजेस कहेंगे। कौन क्या कहेंगे? पोजिशनल एवरेजेस। अब इनको ध्यान से समझना बच्चों, प्लीज एकदम ध्यान से समझिए। ओके अब मीडियन मतलब क्या और मोड मतलब क्या, एकदम ध्यान से समझना। हमारे सिलेबस में दोनों है और हम उनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब मीडियन ये भी एक एवरेज है, बट वो वैल्यू वाइज बीच में नहीं आएगा, वो पोजीशन वाइज बीच में आएगा। सो मतलब क्या? मतलब ध्यान से समझना इस एग्जाम्पल को। आज मैं आपको सच में बताऊंगा कि रियल में हम जब मीडियन निकालते हैं, व्हाट आई रियली अंडरस्टैंड बाय दैट। ओके ऐसा नहीं है कि आपने ये एग्जाम्पल सुना नहीं, आपके 3rd स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड में आपने ज्योग्राफी में डेफिनेटली ये पढ़ा होगा, बट कभी ध्यान ही नहीं गया होगा कि वहाँ पे हमको कभी मीडियन ये शब्द ही पता नहीं था। और आज भी अगर मैं बच्चों से पूछूं मुझे मीडियन का एक रियल लाइफ एग्जाम्पल दीजिए, अनफॉर्चुनेटली 99% ऑफ देम आर नॉट एबल टू आंसर। आप में से अगर किसी को पता है तो मुझे बताना है, आपने लिख के कमेंट में बताइए मीडियन
का आपको कौन सा रियल लाइफ एग्जाम्पल पता है? मैं जो देने वाला हूँ वो छोड़कर है, अब मेरा तो आप सुनने ही वाले। चलिए शुरू कर देते हैं। मिडन मतलब क्या बच्चों? तो मिडन को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, द वैल्यू ऑफ सेंटर मोस्ट ऑब्जर्वेशन। बोलो क्या? वैल्यू ऑफ सेंटर मोस्ट ऑब्जर्वेशन। इसका एग्जाम्पल दूंगा तो तुरंत समझ में आएगा आपको, ध्यान से समझना। हम सब ने ये सुना है कि द मीडियन टाइम इज दिस। नाम सुना है कि नहीं सुना? कहीं ना कहीं मीडियन टाइम। हम सब जानते हैं कि अगर मैं अर्थ के मीडियन टाइम को, वर्ल्ड के टाइम को हम देखें तो हर देश का टाइम अलग है। फिर अगर मुझे अर्थ का मीडियन टाइम समझना है, एक ऐसा टाइम जिसको हम अर्थ का टाइम मान सकते हैं, तो वो कौन है? तो हमने पढ़ा है कि ग्रीनलैंड के टाइम को हम मीडियन टाइम बोलते हैं, राइट? ग्रीनलैंड जो कंट्री है, ग्रीनलैंड क्या, ग्रीन कुछ तो नाम है, ग्रीनलैंड ही है सपोज। अब ग्रीनलैंड के टाइम को मीडियन टाइम क्यों बोला जाता है? ग्रीनलैंड के टाइम को मीडियन टाइम क्यों माना जाता है? कि अर्थ के स्टैंडर्ड टाइम को अगर आपको जानना है तो अर्थ का स्टैंडर्ड टाइम मतलब जो ग्रीनलैंड का टाइम है ना, वो क्यों भाई? ग्रीनलैंड में ऐसा क्या? हमारे इंडिया का क्यों नहीं? यूएस का क्यों नहीं? ये छोड़े इन सब छोटे मोटे देश को, वर्ल्ड की जो सुपर पावर, वन एंड ओनली पाकिस्तान, इसके टाइम को क्यों नहीं माना जाता? कल पाकिस्तान में झगड़ा, हमारा टाइम को मानना चाहिए अर्थ का मीडियन टाइम। ग्रीनलैंड ही क्यों? बाकी कोई देश नहीं, ग्रीनलैंड क्यों? तो इसका रियल रीजन ऐसा है, जो शायद आपने थर्ड फोर्थ में ज्योग्राफी में पढ़ा था। सर क्या बात करो, थर्ड फोर्थ में? अरे यस बच्चों, पढ़ा था आपने, सिर्फ शायद इग्नोर कर दिया होगा। तो हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पढ़ा था क्या फोर्थ में? लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। अरे हाँ, यस सर, यस सर। तो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आपने पढ़ा है ज्योग्राफी में, और हमने पढ़ा था कि जो तो सेंटर मोस्ट लैटिट्यूड है और जो सेंटर मोस्ट लॉन्जिट्यूड है, जो सेंटर मोस्ट क्या कमॉन? लैटिट्यूड, और जो सेंटर मोस्ट क्या है? लॉन्जिट्यूड, ये दोनों कहाँ मिलते हैं? ग्रीनलैंड के वहां। अच्छा, तो ग्रीनलैंड को हम अर्थ का सेंटर इसलिए मान रहे हैं, सेंटर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि ग्रीनलैंड के टाइम को हम मीडियन टाइम क्यों बोलते हैं? क्योंकि पोजीशन वाइज ग्रीनलैंड बीच में आता है। समझिए मेरी बात, ग्रीनलैंड कोई वैल्यू वाइज बीच में नहीं आ रहा है कि आपने कुछ देशों का, कंट्रीज का वेट लिया, इधर का वेट लिया, और वेट वाइज कोई तो वैल्यू बीच में आई, उसको ग्रीनलैंड बोला। नो, ग्रीनलैंड पोजीशन वाइज बीच में आ रहा है, पोजीशन वाइज, और कुछ नहीं। कि अर्थ के सेंटर मोस्ट लैटिट्यूड और सेंटर मोस्ट लैटिट्यूड ये, और लॉन्गिट्यूड इसको बोलते हैं, वो जो है वो ग्रीनलैंड के ऊपर मीट करते हैं, इसलिए ग्रीनलैंड का टाइम कौन क्या? उसके लिए, इस चीज के लिए ग्रीनलैंड के टाइम को माना गया द मीडियन टाइम, क्योंकि सेंटर वाइज, पोजीशन वाइज बीच में आया। सो ग्रीनलैंड पोजीशन वाइज बीच में आ गया, इसलिए उसको मान लिया गया एवरेज, और इसलिए उसके टाइम को कहा गया मीडियन टाइम। तब मुझे वो लोग ग्रीनलैंड बीच में आया है क्या? आया है, पर कैसे? वैल्यू वाइज, पोजीशन वाइज, किसी रिस्पेक्टिव पोजीशन वाइज वो बीच में आता है, और इसलिए हम उसको एवरेज कंसिडर करते हैं। सो एसेंशियली बस यही पे मुझे इस चर्चा को आपको समझाना है कि एवरेज जरूरी नहीं कि हर बार वैल्यू बेस्ड हो। हाँ, मैथमेटिकल प्रॉपर्टी इन एवरेजेस के पास ज्यादा होती है, मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज इन एवरेज के पास ज्यादा नहीं होती, क्योंकि एक्चुअली ये मैथमेटिकली कैलकुलेट किए ही नहीं गए, ये तो पोजीशन वाइज बीच में आ रहे थे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एंगल से पोजीशन वाइज वो थे, इसलिए उनको एवरेज कहा गया। नहीं तो एक्चुअली मैथमेटिकल एवरेजेस ये है, इनके पास मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ज्यादा है। बट हाँ, रियल लाइफ में जरूर नहीं कि हर बार हम मैथमेटिकल एवरेज यूज करें, हम कभी कभी पोजिशनल एवरेजेस ज्यादा यूज करते हैं, एंड हेंस इनको भी पढ़ना उतना इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल, चलिए मैं मोड का भी एक आपको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। आपने मिडन भी निकाला था, आपने मोड भी निकाला था, चलो आप मुझे आप बोल सकते हो मोड का एक रियल लाइफ एग्जांपल दो, एक रियल लाइफ एप्लीकेशन दो कि कहाँ मोड यूज होता है। नहीं सर, हमको आंसर निकालना था सर, मोड का फॉर्मूला वाला नको सांगू, फॉर्मूला मुझे मत बताओ। अरे फॉर्मूला का क्या करना है? टिल द टाइम यू कैन नॉट विजुअलाइज मैथमेटिक्स, यू आर बाउंड टू हेट दैट सब्जेक्ट, बिकॉज व्हाई वुड यू लव समथिंग दैट यू कैन नॉट विजुअलाइज? जब देखते हैं तब प्यार होता है ना। इफ यू कैनॉट विजुअलाइज मोड, हाउ आर यू एबल टू, हाउ विल यू अप्रिशिएट इट? सो लेट्स अंडरस्टैंड। एवरेज में एक एग्जांपल अब मैं दे रहा हूं मोड का। मोड हम सब जानते हैं कैसे निकालना है, और उसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या है? तो चलो मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे मोड था। इनफैक्ट यू विल बी शॉक्ड, दिस इज द मोस्ट पॉपुलर अमंगस्ट ऑल, दिस इज द मोस्ट पॉपुलर सेंट्रल टेंडेंसी। क्या बात करो सर, इतनी पॉपुलर पर फिर भी हमको उसका रियल लाइफ एग्जांपल रेयरली किसी लोगों को आ रहा है। तो ध्यान से सुनना, आज का ये लेक्चर बच्चों आपके डीएनए में जाना चाहिए। ये सच में एक फंडामेंटल लेक्चर, यू शुड अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरेज इज फंडामेंटल टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी मैथमेटिक्स और अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी लॉजिक। ओके, सब में मोड का दे रहा हूं आपको रियल लाइफ एग्जांपल, ध्यान से समझना कि कहाँ मोड यूज होता है। सबसे पहले मोड को डिफाइन कैसे किया गया है? मोड हैज बीन डिफाइंड एज द नंबर, कौन क्या? द नंबर हैविंग
मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, हाँ क्या, द नंबर हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, द नंबर हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हैज बीन डिफाइंड टू बी व्हाट, कम ऑन, मोड। हाँ ठीक है सर, तो क्या समझो, इसको एवरेज क्या मानना। बच्चों मुझे वापस से एक और बार, इसको हम एवरेज क्यों मानते हैं ये समझाने के लिए पहले आप मुझे बताओ, आप एवरेज का इंपॉर्टेंस क्या जानते हो, क्यों पढ़ते हैं हम एवरेज? सर ताकि हमको एक सेंट्रल आइडिया आ जाए, कम एफर्ट में हमको ओवरऑल पॉपुलेशन के बारे में एक सेंट्रल आइडिया आ जाए सर, उसके अकॉर्डिंगली हम डिसीजन ले ले। जैसे सर आपने एग्जांपल दिया कि एक कॉन्ट्रैक्टर को जब स्लैब डालनी है, वो पूछता है कि कितने लोग यहाँ पे होंगे, वो लोगों का एवरेज वेट मान लो 50 kg पकड़ लेता है, और वो ऐसा सोचता है कि इस क्लासरूम में मान लेते 100 बच्चे बैठने वाले हैं, तो एक टाइम पे 100 × 50 इतना टन, 5 टन का लोड रहेगा, और उसके हिसाब से वो स्ट्रक्चर डिसाइड करता है कि उस बिल्डिंग का आरसीसी स्ट्रक्चर कैसा रहना चाहिए। क्या कर रहा है वो, मोड यूज कर रहा है। सर वैसे ही है सर, जैसे तो कई सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं हम एवरेज के। तो एवरेज का एम क्या था, सो दैट वी हैव अ सेंट्रल आइडिया, अ रफ एस्टिमेट, बिकॉज फॉर मेनी थिंग्स दैट रफ एस्टिमेट इज इनफ, वी डोंट वांट द स्पेसिफिक आंसर, हमको एक रफ एस्टिमेट चाहिए एंड वहाँ पे हम एवरेज का यूज करते हैं। तो एवरेज का बेसिकली यूज था एक सेंट्रल आइडिया आ जाए उसके लिए, रफ आइडिया आ जाए उसके लिए, राइट। सो यू कैन कॉल इट एज अ रफ आइडिया, यू कैन कॉल इट एज अ सेंट्रल आइडिया। ओके सर, अब मोड को कैसे डिफाइन किया गया, मोड इज द नंबर हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। एक और बार क्या, मोड इज क्या, द नंबर हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। एक बार जोर से बोलेंगे, चलो बच्चों चलो चलो चलो, जस्ट बिकॉज यू आर नॉट इन फ्रंट ऑफ मी डजंट मीन आई डोंट केयर फॉर यू, राइट। आपको बोलना है जोर जोर से, व्हाट इज मोड, बोलिए, द नंबर हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज मोड। हाँ सर, तो इसका क्या करें हम, इसको एवरेज मान के मतलब क्या है, ध्यान से देखना। पहले मोड को अगर निकाला, मान लीजिए मैं आपके सामने कुछ नंबर्स लिख देता हूँ, so 3, 18, 21, 3, 20, 19, 3, 16, 18। अब कौन सा नंबर है जो सबसे ज़्यादा बार आया, सर तो 3 है सर, वो 3 बार आया, बस तो मैं कह दूंगा मोड 3 है, मोड 3 है। और ये बाय द वर्ड मोड 3 आई मीन व्हाट, कम ऑन, एक सेंट्रल टेंडेंसी है मोड। मोड भी क्या, एक सेंट्रल टेंडेंसी। सो व्हेन आई से एवरेज और व्हेन आई से सेंट्रल टेंडेंसी, तो मोड भी एक सेंट्रल टेंडेंसी है। जैसे मीडियन था, जैसे आपका अरिथमेटिक मीन था कि 40 kg का एक बच्चा है, 60 किलो का एक बच्चा है, तो ऑन एवरेज बच्चे के वेट क्या है, बच्चों के वेट 50 kg है। ये भी एक सेंट्रल टेंडेंसी है, ये मीडियन भी एक सेंट्रल टेंडेंसी है, ये मोड भी एक सेंट्रल टेंडेंसी। अब मोड को क्यों, इस मोड को हम सेंट्रल टेंडेंसी मान ले, सर इससे क्या जनरल आइडिया हमको मिलने वाली, क्या रफ आइडिया हमको मिलने वाली, क्या रफ एस्टिमेट हमको मिलने वाला है, समझ लीजिए। सर बच्चों फॉर एग्जांपल ध्यान से समझना, मान लेते हैं एक शू मेकर है, कौन क्या है, एक शू मेकर से बाटा। अब ध्यान से देखना कैसे ये लोग मोड का यूज कर सकते हैं। एक शू मेकर है, शू मेकर के पास मान लेते रबर है, और उनके पास मान लेते 100 kg का रबर है, और इतना ही है, ये लॉकडाउन वॉकडाउन हो गया, वो इस 100 kg को और बढ़ा नहीं सकता। तो मान लेते बाटा के पास 100 kg का रबर है, बाटा क्या बनाता है, शू बनाता है, चप्पल्स बनाता है, स्लीपर्स बनाता है, और 100 kg का उनका रबर है मान लेते हैं ना। उनको डिसाइड करना है कि 100 kg से कौन से साइज का जूता वो बनाए। अब ध्यान से देखना, उन्होंने सोचा कि चलो अपन क्या करते हैं, अपन एवरेज देखते कि लोगों को क्या साइज का जूता चाहिए। अब कुछ लोगों ने कहा कि सर हमको, बच्चे थे छोटे छोटे बच्चे, उन छोटे बच्चों के लिए पेरेंट्स ने कहा हमको 3 नंबर का जूता चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं सर हमको तो एक थोड़ा बड़ा से 9 नंबर का जूता चाहिए। और बाटा ने कहा, कुछ लोग बोल रहे 3 नंबर का जूता, फिर दूसरा कुछ लोग बोल रहे बहुत ज़्यादा 9 नंबर का जूता भी चाहिए। एक काम करते यार, समझ में नहीं आ रहा है इतना पॉपुलेशन कौन पढ़ते बैठेगा, कोई 3 नंबर का जूता पहनने वाला है, कोई 9 नंबर का जूता पहनने वाला है, कोई 7 नंबर का जूता पहनने वाला है, कोई 8 नंबर का है, 10 नंबर का है, कोई 2 नंबर का है। काम करता हूँ मैं एवरेज निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ मैं, एवरेज। अब बाटा ने मान लेते इन सबका एवरेज निकाला है, और एवरेज आया मान लेते आई डोंट नो एग्जैक्ट क्या आ रहा है, लेकिन 7.5 मान लेते एवरेज आ गया। और बाटा ने क्या किया, ये 100 kg से ऐसा माना कि यार अलग अलग जूते के साइज है सब लोगों के, हम थोड़ी ना पढ़ते बैठेंगे, हमको क्या करना है, हम कैसे देखते बैठेंगे कि सबका साइज क्या है रियल में, पूरा पॉपुलेशन पढ़ना तो इम्पॉसिबल है। एवरेज देख लेते, रफ आइडिया आ जाएगा। रफ आइडिया आ गया 7.5 नंबर का जूता। अब बाटा ने बनाया 7.5 नंबर का जूता। अब मुझे बोलो वो 7.5 नंबर का जूता क्या 2 नंबर वाला पहन पाएगा, 3 नंबर वाला, 7 वाला भी पहन पाएगा, जिसको 7 नंबर चाहिए उसको 7.5 क्यों लगेगा, 8 नंबर वाला पहन पाएगा, नहीं, 9 नंबर वाला नहीं, 10 नंबर वाला नहीं। बाटा ने क्या करने का, अगर 7.5 नंबर का जूता बनाया तो 7.5 नंबर का जूता अपने हाथ से लेके वो बाटा ने, मैनेजर ने खुद अपने हाथ से खुद को मारने का कि मैंने गलत सेंट्रल टेंडेंसी का गलत जगह यूज किया।
नहीं सर, हमने पढ़ा है लाइफ में कि अरिथमेटिक मीन इज अ सेंट्रल टेंडेंसी। अरिथमेटिक मीन से बहुत अच्छी सेंट्रल टेंडेंसी हमने लाइफ में कितनी बार देखी है सर। स्कूल डेज से लेकर आज तक हमने ना जाने हजारों बार एवरेज निकाला है, और एवरेज मेजॉरिटी टाइम जब भी अनफॉर्चुनेटली ना अपने स्कूल लेवल का मैथमेटिक्स इज मोर बायस्ड टुवर्ड्स ओनली दिस पर्टिकुलर एवरेज, एंड हेंस बाय द वर्ड एवरेज पीपल यूजुअली रेफर टू डायरेक्टली इनडायरेक्टली दे रेफर टू व्हाट, अरिथमेटिक मीन। मीडियन उन्होंने निकाला है, मोड उन्होंने निकाला है, बट स्कूल डेज में मीडियन और मोड निकालने के बाद बच्चे अभी भी नहीं समझते कि उसमें रियल में क्यों निकाला था, यूज क्या था, कहाँ यूज करना चाहिए। सो अब यहाँ पे देखिए बाटा ने ये 7.5 नंबर का जूता बनाया, कैसे गलत एवरेज की वजह से ऐसे कंपनी के हजारों करोड़ों रुपए का नुकसान है। व्हाट डिड दे डू? They used arithmetic mean here to calculate the average size. Now, since they have used arithmetic mean to calculate the average size, they got the average size. If they manufacture the shoe with a size of 7.5, unfortunately, this shoe size would not be comfortable to any of these. Any of these. So, तो क्या करना चाहिए था बाटा ने? बाटा ने यूज करना चाहिए था मोड, मिडन नहीं, मोड, मोड नंबर हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। हाँ, इसका मतलब क्या है कि अगर मान लेते हैं कि बाटा ने बहुत सारा जितने भी ऑब्जर्वेशन उनके पास पॉसिबल उन सबको पूछा रहा था कि जूते का साइज क्या है, और समझ में आ रहा था कि हाईएस्ट नंबर ऑफ जूते की साइज है ना, हाईएस्ट नंबर ऑफ जूते की साइज मान लीजिए 7 नंबर के जूते की सबसे ज्यादा डिमांड थी। क्योंकि मान लीजिए यूजुअली गर्ल्स का साइज ये रहता है 6-7, और गर्ल्स तो आपको मालूम है एक ड्रेस पे इनके पास 10-10 जूते होते हैं, एक ड्रेस पे 10-10 जूते हैं, तो अभी हाईएस्ट डिमांड इसका ही आना था। तो सबसे ज्यादा डिमांड मार्केट में 7 नंबर के साइज का था मान लेते। बाटा ने क्या करना चाहिए था कि जितना भी उनके पास रबर है उसमें से सबसे पहले 7 kg के जूते बना लेने चाहिए थे, जितनी भी इसकी डिमांड थी। तो मान लेते 7 नंबर के जूते की जितनी भी डिमांड थी उन सबको मिलकर 60 kg रबर लग रहा था। तो बाटा ने वही करना चाहिए था, अपने 100 kg में से 60 kg रबर से 7 नंबर का ही जूता बनाना चाहिए था, यही जूता बनाना चाहिए था 7 नंबर का। क्यों? उसकी डिमांड हाईएस्ट थी, एवरेज नहीं निकाला, एवरेज नहीं निकाला मैंने मोड निकाला, मैंने अरिथमेटिक मीन नहीं निकाला, मैंने मोड निकाला है। व्हाट इज मोड? द नंबर हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब समझते हो कि जब मैंने बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया, मान लो रफली बाटा ने मान लो 500 लोगों को पूछा, उनको समझा 500 में से 300 लोग तो यही जूता चाहते हैं 7 नंबर का। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी? जैसे इस डेटा में हाईएस्ट बार कौन आया? 3 नंबर 3 नंबर 3 नंबर, तो यहाँ पे 3 बन गया मोड। वैसे ही अगर बाटा शू साइज पूछ रहा तो कोई बोलता 3 नंबर, कोई बोलता 8 नंबर, कोई बोलता 2 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर, 9 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर अलग, लेकिन 3 नंबर उनको कई बार सुनने के लिए मिला। तो बिना कुछ कैलकुलेट किए बाटा ने 3 नंबर को ही मान लेना है मोड, और इस मोड को ही उन्होंने कंसिडर करना है एज सेंट्रल टेंडेंसी। हमेशा देखना सेंट्रल टेंडेंसी इनमें से कोई भी हो सकती है, आपको डिसाइड करना है कि आपके बिजनेस में इसमें से रेलेवेंट कौन है। सेंट्रल टेंडेंसी इनमें से कोई भी हो सकती है, इट कैन बी कॉमन व्हाट, अरिथमेटिक मीन, इट कैन बी ज्योमेट्रिक मीन, इट कैन बी हार्मोनिक मीन, इट कैन बी मीडियन, इट कैन बी मोड। सेंट्रल टेंडेंसी कैन बी एनी ऑफ दीज। यू हैव टू डिसाइड कि which amongst this is the most suitable for your business. And like I said, say for Bata, it could have been both. Since mode represented what, the number having highest frequency, मतलब जितना भी डेटा उन्होंने कलेक्ट किया है उसमें highest demand is for say the shoe size of what, come on, 7, तो उन्होंने सबसे पहले 7 ही मैन्युफैक्चर करना चाहिए था। अब 100 kg में से 60 kg में 7 की जितनी भी डिमांड थी मान लो बाटा की, वो फुल हो गई। अभी भी बाटा के पास 40 बाकी, फिर उस 40 नंबर के 40 kg जो बाकी है उसको यूज करना चाहिए था। फिर ये बाकी के ऑड साइज में जो सेकंड बेस्ट डिमांड थी, मान लेते सेकंड बेस्ट डिमांड थी 9 नंबर के जूते की। जैसे सेकंड बेस्ट डिमांड थी, बच्चों को भी बहुत सारे शूज लगते हैं अलग अलग कलरफुल, जैसे 2 नंबर की डिमांड बहुत थी। एक गर्ल्स के साइज के बाद ये छोटे बच्चों के शू साइज की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, तो फिर वो 40 kg उन्होंने यहाँ पे यूज़ करना चाहिए था 2 नंबर का जूता बनाने के लिए, और उसके बाद और कुछ बच जाए तो फिर ये ऑड साइज यूज़ करना चाहिए था। सो गेटिंग इट, बाटा ने अरिथमेटिक मीन नहीं यूज़ करना चाहिए था शू साइज क्या मैन्युफैक्चर करनी चाहिए उन्होंने वो डिसाइड करने के लिए। रादर दे शुड हैव chosen mode as a more correct representative, as a more correct central tendency for deciding the shoe size. Similarly, सिर्फ वही क्यों, इवन से अगर आप LED TV मैन्युफैक्चरर हो, लाइक आप LED TV बनाते हो, तो एक कंपनी जो LED TV बनाती है उन्होंने भी क्या करना चाहिए था, एक LED TV बनाने वालों ने भी अगर एवरेज डिसाइड करना है कि कौन से साइज का टेलीविजन वो बनाए, अगर ये उनको डिसाइड करना था
तो एक इवन एलईडी टीवी के मैन्युफैक्चरर ने, मान लेते हैं उनके पास अलग अलग तरह की डिमांड है, राइट। कोई बोलता है कि यार मुझे तो है ना, मेरे घर में एक छोटा ही काम है मेरा, तो मुझे आप एक 22 इंच का टीवी बना के दे दो। किसी ने कहा नहीं, मुझे एक बड़े एरिया में उसको लगाना है, तो मुझे थोड़ा सा आप रफली 88 इंच का टीवी दे दो। ऐसे अलग अलग डिमांड थी। किसी ने कहा नहीं नहीं मुझे 60 का दे दो, किसी ने कहा नहीं मुझे 40 का दे दो। एलईडी टीवी ने, मान लेते इन सबका एवरेज निकाला। क्या निकाला? एवरेज। मान लेते सबकी इक्वल डिमांड है सारे साइज की, तो अगर मैं एवरेज ले लूँ तो 22 प्लस 40 प्लस 60 प्लस 88, तो 210 डिवाइडेड बाय 4 आई गेट 52.5। किसी ने कहा सर 32 इंच, किसी ने कहा सर नहीं हमको तो और 56 इंच का चाहिए, किसी ने कहा 48 इंच का बना दो, किसी ने कहा सर नहीं मेरे को बहुत बढ़िया चाहिए, मैं तो पूरा थिएटर जितना बड़ा मुझे चाहिए, 130 इंच का बनाओ। और मान लेते उन्होंने ऐसा सोचा रहता है यार अलग अलग पॉपुलेशन के अलग अलग रिक्वायरमेंट है, हम अगर टेलीविजन बनाए तो कौन सा साइज का बनाए, क्या इंच का डायगोनल रखें, कौन से साइज का स्क्रीन हमने बनाना चाहिए। से इन दैट सिनेरियो, से इफ LG would have taken arithmetic mean to decide this answer to this particular question, what would have they done? They would have taken the total of this, maybe divide by the number of observations, get the average, और मान लेते वो 52.5 इंच का टीवी बनाते। अब मुझे बोलो 52.5 इंच का टीवी, ये 22 वाले को बहुत ही बड़ा हो गया, ये 130 वाले को बहुत ही छोटा हो गया, ना वो लेने को तैयार है ना ये लेने को तैयार है। हो सकता है थोड़े से लोग ये जो 56 वाले थे, 48 वाले थे, शायद वो ले ले, बट LG ने तो मास प्रोडक्शन किया इसका। इन दोनों की डिमांड में उनका प्रोडक्शन खत्म ही नहीं हुआ, सेल में उनका जो प्रोडक्शन था खत्म ही नहीं हुआ। अब LG सोच रहा है मैंने गलत क्या किया, तो पहले LG ने क्या करना चाहिए, वो टीवी लेके अपने सर पे फोड़ना चाहिए कि मेरी गलती ये हुई कि मैंने कौन से साइज का टेलीविजन बनाना चाहिए, इसके लिए अरिथमेटिक मीन ये गलत एवरेज चूज किया। Are you understanding dear students? एवरेज का यूज, हाउ फंडामेंटल दिस चैप्टर इज, यू शुड अंडरस्टैंड कि for different types of question, different types in different scenarios, different averages are suitable, and hence it is very important for you to know which average should be used in which particular scenario. So in this particular case, again LG should have used what? Come on, mode. LG ने देखना चाहिए था कि इन सबसे ज्यादा एक कॉमन मैन, जैसे इंडिया में अगर आप देखो तो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन से एक कॉमन मैन, एक मिडिल क्लास या लो मिडिल क्लास है जो एलईडी टीवी यूज करते हैं, उसका मेजर कंपोजिशन जो है लो मिडिल क्लास या मिडिल क्लास का है, और उन सब का मेजॉरिटी लोगों का से डिमांड है 32 इंच। क्यों? क्योंकि जो इंडिया की एक्चुअली उसका इसके पीछे भी लॉजिक है, अगर आप स्टडी करो इसके पीछे भी लॉजिक है। जो एक कॉमन मैन इंडिया में जो घर अफोर्ड कर सकता है, उसमें जो उनका लिविंग रूम है या मान लीजिए जो उनका हॉल है, उस हॉल की साइज ऐसी है कि जो टेलीविजन का लेंथ है जो उनके आई साइड से रहता है वो 32 इंच ज़्यादा कंफर्टेबल दिखता है। हेंस इंडिया में अगर आप देखो तो एक सबसे ज़्यादा साइज जो डिमांडेड रहती है वो 32 इंच की रहती है। क्यों? इंडिया में जिस तरह का पॉपुलेशन है, जिस तरह की महंगाई है, जिस तरह की हमारी इनकम है, जो मिडिल क्लास अफोर्ड कर सकता है, जिस साइज का रूम यूजुअल उनका रहता है, उस लेंथ के लिए 32 इंच बेटर है, और इसलिए 32 इंच के टीवी का सबसे ज़्यादा डिमांड है। अब अगर 32 इंच के टीवी का सबसे ज़्यादा डिमांड था तो एलजी ने क्या करना चाहिए था? अरिथमेटिक मीन लेना ही नहीं चाहिए था, उन्होंने मोड देखना चाहिए था। व्हाट इज मोड? Mode is also an average. Mode is also central tendency. Come on. Mode is also an average. Mode can also be regarded as a central tendency. And what is mode? How is it defined? The number. Come on, once again. What? The number having highest frequency. I repeat. Come on. The number having highest frequency. Highest frequency किसकी थी? 32 की. So LG should have manufactured televisions with the size of 32. Getting it? उन 32 इंच के टेलीविजन के साइज का टीवी बनाना चाहिए था। सबसे ज़्यादा उसकी डिमांड थी, वो डिमांड खत्म करनी चाहिए। तो उसके बाद अगर उनके पास और कुछ रॉ मटेरियल बाकी है और कुछ उनके सिलिकॉन चिप्स वगैरह बाकी है जिससे वो टीवी बना सकते हैं, फिर उन्होंने सेकंड बेस्ट डिमांड किसका था वो बनाना चाहिए था, एंड सो ऑन, ना कि अरिथमेटिक मीन लेना। तो आर यू गेटिंग इट? डिफरेंट पीपल, जैसा एक कॉन्ट्रैक्टर ने, मैंने आपको यहाँ पे जगह जगह पे पूरे सेशन में कितने एग्जाम्पल दे दिए कि कंस्ट्रक्शन में अरिथमेटिक मीन का सबसे ज़्यादा यूज हो सकता है। कंस्ट्रक्शन क्या मतलब कई जगह पे होता है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि कॉन्ट्रैक्टर का जब उसको स्लैब डिसाइड करनी है, वो ये नहीं देखता कि पोजीशन वाइज कौन बीच में आ रहा है, राइट? वो क्या देखता है? वैल्यू वाइज कौन बीच में आता है। वही अगर मान लेते बच्चों आपको देखना है टाइम, कि किसके टाइम को हम सेंट्रल टाइम माने, कि इंडिया में कौन से देश को, तो जो पूरे वर्ल्ड की आज सुपर पावर है, द वन एंड ओनली पाकिस्तान, उसको भी नहीं लिया इन्होंने। लो, अरे कोई नहीं लेता आजकल उसको, लेकिन टाइम के लिए भी सेंट्रल टाइम भी वाका नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो बीच में नहीं आ रहा है। अर्थ के बीच में कौन आ रहा है? ग्रीनलैंड। क्या ग्रीनलैंड कौन, क्या बहुत लग कर गया था कि ग्रीनलैंड को मान लिया गया द मिडन टाइम ऑफ
अर्थ नहीं, क्यों पोजीशन वाइज बीच में आया, इसलिए उसके टाइम को डिक्लेयर किया गया था मीडियन टाइम। इसलिए अब आपको समझ में आता होगा शायद क्यों टाइम बोलते द मीडियन टाइम इज, जब सर्च करते हो जैसे मीडियन टाइम, अच्छा उस टाइम के आगे वो मीडियन वर्ड बोलने का सेंस क्या था, बिकॉज दैट टाइम इज पोजिशन वाइज ग्रीनलैंड कम्स मे बी एट द सेंटर ऑफ द सर्फेस ऑफ दिस अर्थ एंड हेंस इट कैन बी रिगार्ड एज अ सेंट्रल टाइम ऑफ अर्थ। अभी हर देश का अलग अलग टाइम रहेगा, तो अर्थ का टाइम क्या है, वो टाइम है, दैट इज व्हाट वी कैन रिगार्ड एज अ सेंट्रल टाइम, हेंस इट्स कॉल्ड एज मीडियन टाइम। सर मोड भी मैंने बचपन में पढ़ा था सर, लेकिन मुझे उसको यूज कैसे करते वही पता नहीं सर। मोड का फॉर्मूला मालूम है सर, फॉर्मूला बोलूँ आपको L+, ए भाई फॉर्मूला नको सांगू फॉर्मूला मत बोल मुझे, तू मुझे बता कि उसको विजुअलाइज कर पा रहा है कि नहीं तू, नहीं तो फिर मतलब क्या ऐसा मैथ्स पढ़ने का। चलिए सो मोड्स क्या रहेगा, मोड क्या रहेगा, मोड इज द नंबर हैविंग कम ऑन व्हाट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, राइट। दिस इज इनफैक्ट सम द मोस्ट पॉपुलर, कई सारे इंडस्ट्री में तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। So what is mode? The number having highest frequency. How do we use it? We have taken the example maybe of Bata. We have taken the example of LED TV, right? और वो जगह है जहाँ पे मोड भी यूज किया जाता है एज अ सेंट्रल टेंडेंसी। वहाँ पे अगर अरिथमेटिक मीन अगर आपने यूज किया तो बाटा ने वो जूता अपने मुंह पे मारना है, LG वालों ने वो टीवी अपने सर पे फोड़ना है। गेटिंग पॉइंट बड़ी गलत एवरेज यूज करोगे तो ऑफकोर्स जो आपका पर्पज है वो डिफीट हो जाएगा। पर्पज डिफीट हो जाएगा मतलब क्या, हमारा पर्पज ही क्या था, हमारा पर्पज ही क्या था एवरेज पढ़ने का सर, हमारा पर्पज ही था कि हम समझ पाए एक सेंट्रल आइडिया, कि वो पढ़कर हमें कोई सेंट्रल आइडिया आ जाए, कि रफ आइडिया आ जाए ओवरऑल पॉपुलेशन के बारे में। तो पूरा पॉपुलेशन क्यों नहीं पढ़ते आप, ओवरऑल आइडिया चाहिए पॉपुलेशन का, तो सब पूरे पॉपुलेशन को पढ़ने के लिए टाइम ज़्यादा लगता है, रिसोर्सेज ज़्यादा लगता है, कॉस्ट ज़्यादा लगता है, इतना टाइम नहीं है। फटाफट से एक सेंट्रल आइडिया लेना है, एक रफ आइडिया लेना है, एक रफ एस्टिमेट लेना है, तो ऐसे टाइम पे एवरेज यूज होता है। या अगर आपका पर्पज है तो ये पर्पस फुलफिल करने के लिए आपको पहले देखना पड़ेगा कि कौन सा एवरेज आपको सूटेबल है, एंड देन अकॉर्डिंगली यू हैव टू डिसाइड विच टू गो अहेड विद। सर आपने अरिथमेटिक मीन बोल दिया, आपने मिडन बोल दिया, आपने मोड बोल दिया, सो ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन के एप्लीकेशंस, मुझे ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन के एप्लीकेशंस भी बहुत सारे हैं, बट क्योंकि मैंने वैल्यू बेस के ऑलरेडी आपको अरिथमेटिक मीन का दे दिया, इससे मैं ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के इस केस में नहीं जाएंगे इतना। लेकिन अगर आपको चाहिए ही तो मैं आपको एक क्लैरिफाई कर दूं, इनफैक्ट फिजिक्स के जितने भी आप रिलेटिविटी के थ्योरीज देखोगे, फिजिक्स के, मॉडर्न फिजिक्स के, अरिथमेटिक मीन से ज्यादा ज्योमेट्रिक मीन वहां पे प्रेफर किया जाता है। अरिथमेटिक मीन से ज्यादा ट्रेडिशनल फिजिक्स की नहीं बात कर रहा हूं मैं, नॉट द कन्वेंशनल वन, द मॉडर्न वन। मॉडर्न फिजिक्स में ज्योमेट्रिक मीन इज यूज्ड मोर नाउ सिंस द एप्लीकेशन ऑफ दैट इज नॉट व्हाट वी यूजुअली कम अक्रॉस एवरी टाइम, हेंस ये ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन यूज होता है यूजुअली जब रेट्स निकालने रहते हैं, रेट्स, तब हार्मोनिक मीन ज्यादा यूज हुआ जाता है, राइट, ज्यादा हार्मोनिक मीन का यूज करेंगे। वैसे ज्योमेट्रिक मीन है, ये भी वैल्यू बेस्ड है। ये वैल्यू बेस्ड क्यों है, क्योंकि एक्चुअली ये जो ज्योमेट्रिक मीन आता है वो एक सेंट्रल वैल्यू होती है, जबकि ये वैल्यू जरूर होती है मिडन एंड मोड, बट इट्स नॉट द सेंट्रल वैल्यू, इट इज अ वैल्यू ऑफ सेंटर मोस्ट ऑब्जर्वेशन। मीडियन इज नॉट द सेंटर वैल्यू, मिडन कोई वैल्यू नहीं है, सॉरी ग्रीनलैंड कोई वैल्यू नहीं है, ग्रीनलैंड तो एक नाम, एक जगह है, उसका टाइम जो है वो मीडियन है। सो मीडियन भी एक वैल्यू है और वो सेंट्रल मोस्ट वैल्यू नहीं है, वो वैल्यू है सेंटर मोस्ट ऑब्जर्वेशन की। तो पोजीशन वाइज जो बीच में आएगा, पोजीशन वाइज बीच में कौन आया, ग्रीनलैंड, तो ग्रीनलैंड क्योंकि पोजीशन वाइज बीच में आया इसलिए उसके वैल्यू को मिडन, उसके टाइम को मिडन कहा गया। तो मिडन भी क्या है, एक वैल्यू है, पर वो सेंटर मोस्ट वैल्यू नहीं है, जो सेंटर मोस्ट ऑब्जर्वेशन आएगा उसकी वो वैल्यू है। तो ऑब्जर्वेशन देखना है कि सेंटर, सबसे सेंट्रल मोस्ट ऑब्जर्वेशन कौन है देखने का, उसकी जो वैल्यू रहेगी वो मिडियन। जैसे एवरेज वैसा नहीं है, एवरेज वैसा नहीं देखता कि सबसे सेंटर में कौन बच्चा बैठा है, 100 बच्चों में सबसे सेंटर में कौन बच्चा बैठा है, हाँ बेटा तेरा वेट हो गया एवरेज, नहीं नहीं, सबके वैल्यू लो, सबके वेट की टोटल लो डिवाइडेड बाय 100, वो आ गया एवरेज वेट। पर वही अगर मीडियन वेट निकालना होता तो हम देखते कि वो सारे ऑब्जर्वेशन में मान लो 100 बच्चे लाइन में खड़े, जो बीच वाला ऑब्जर्वेशन होता सबसे सेंटर मोस्ट 51 स्टूडेंट, उसका जो वेट है उसको बोल देते थे मीडियन वेट। पर हम वैसे नहीं निकाल रहे, हम क्या कर रहे हैं, सारे वेट की टोटल लेके डिवाइड बाय 100 करके फिर एवरेज वेट निकाल रहे हैं, एंड दैट इज वैल्यू बेस्ड एवरेज। दिस आर कॉल्ड एज पोजीशन वाइज बेस्ड या पोजीशन एवरेज, क्योंकि यहाँ पे हम पहले सेंटर मोस्ट पोजीशन ढूंढते हैं, वंस वी नो दैट पोजीशन वी ट्राई टू मेजर इट्स वैल्यू। सो पहले पोजीशन ढूंढते हैं, यहाँ पे हम कहेंगे कि ये एवरेज निकालते वक्त हम पोजीशन देखते हैं, फेयर इनफ, राइट। सो मोड को भी एक्चुअली डायरेक्टली ऐसा पोजिशनल वाइज बोलना थोड़ा गलत है, बट हाँ मोड को भी पोजिशनल वाइज एवरेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि सारे ऑब्जर्वेशंस में कौन से इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है, किसकी पोजीशन हाईएस्ट है, और उसको हम मोड डिक्लेयर कर देते हैं, एंड दैट सर्व्स एज सम सेंट्रल आइडिया।
तो जैसे बाटा का एग्जाम्पल है वो याद रखिएगा, ये एक बार अपने याद रख लिए बच्चों, तो फिर इनके फॉर्मूले समझने में ज़्यादा और सेंस है। और इसके फॉर्मूले हम पढ़ेंगे हमारे अगले सेशन में। रेगुलर लेक्चर्स में इसको बहुत डिटेल में, एक एक एवरेज को बहुत डिटेल में हमको देखना है। सिर्फ आज का लेक्चर तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन का था कि व्हाट यूजुअली एवरेजेस आर, बट अब एक एक लेक्चर जो हमारा आगे आएगा, हम एक एक एवरेज को उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला तो पढ़ेंगे, बट उसके पीछे का इन डेप्थ एनालिसिस भी डेफिनेटली देखने वाले। सो वो आपको सब देखने के लिए मिलेगा रेगुलर कोर्स में। चलिए बच्चों, दैट्स फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉय दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप कि आपका एवरेज के बारे में थोड़ा जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ गया होगा। इन द नेक्स्ट सेशन आई विल सी यू विथ इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ ईच ऑफ दिस, द मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज, द मैथमेटिकल फॉर्मूले, बहुत सारे इलस्ट्रेशन सॉल्व करना है। मिलते हैं आपके रेगुलर लेक्चर में। अंटिल देन प्लीज टेक केयर बच्चों एंड बाय बाय।